हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये पॉलिटी का पीटी 365 हम कवर करने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उससे जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपने पहले के अगर पीटी 365 नहीं देखे हैं, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का, एनवायरमेंट का, आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी का और साइंस एंड टेक का कंप्लीट कर लिया है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज अ रिवीजन के पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हैं और उन्हें एक बार जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारी पिछली बार छूट गई थी उस पर हम पहले फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8th शेड्यूल की। अब देखिए, जो शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे आपको हमेशा फ्रिक्वेंटली एक या एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो 8th शेड्यूल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में हमने इनकलकेट की हुई है। बेसिकली यहाँ पे कोई लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है जिसको हमने 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया है। किसने किया है? तो उड़ीसा में ये लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पर ये इंक्लूड किया गया है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कि शेड्यूल 8 में दी हुई हैं। 14 लैंग्वेजेस जो है वो ओरिजिनली इसमें लिस्टेड थी, उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सिंधी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई एज अ 21st लैंग्वेज, 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967 के तहत। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई है बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत। उसके बाद संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो 2003 में यहाँ पर ऐड की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इनको बेनिफिट क्या मिलते हैं, तो इनको गवर्नमेंट से सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इनको रिकॉग्निशन मिलता है साहित्य अकेडमी में। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिए जाते हैं ये 22 लैंग्वेजेस में ही दिए जाते हैं। उसके अलावा इनको हम यूज कर सकते हैं असेंबली और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, इन लैंग्वेजेस को आप यूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, और आरबीआई जो है अपनी करेंसी नोट में भी इनको इंक्लूड कर सकता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, तो यहाँ पर बोला गया है इट वॉज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, एक क्वेश्चन शायद यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, तो ये ध्यान रखना है 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। आर्टिकल 31B यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर 9th शेड्यूल की हम बात करेंगे तो बोला है कि आप बहुत सारे जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके वायलेशन पर आप डायरेक्टली उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे आईआर करके एक हमारा केस हुआ था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आईआर कोल्हो करके जो केस हुआ था 2007 में, उसमें ये बोला गया था कि यहाँ पर 9th शेड्यूल में हमने एक लॉ ऐड किया है इन द ईयर ऑफ 1973 फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज। ये चैलेंज कब कर सकते हैं? इफ इट डिटरमाइंस अंडरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, कभी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर दें। आर्टिकल 21 अलॉन्ग विद आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो आर्टिकल्स याद रखेंगे कौन कौन से हैं, 21, 14 और 19 के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए, एक नया राइट निकल के आया है, राइट टू साइलेंस के बारे में हमने बात करी है। तो यहाँ पे राइट ऑफ साइलेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए, ऑल द एक्यूज हैव अ राइट ऑफ साइलेंस एंड इन्वेस्टिगेटर्स कैन नॉट फोर्स देम टू स्पीक और एडमिट गिल्ट। हर जब देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जो भी एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको बोला जाता है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको साइलेंस रहने का भी अधिकार है। अगर आपको आपको फोर्सफुली कोई कुछ चीज बुलवा नहीं सकता है, तो ये चीज यहाँ पर दी गई है। किस आर्टिकल के तहत हो सकता है आपसे पूछ ले, तो आर्टिकल 20 का सब पार्ट 3 जो है उसके तहत यहाँ पर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत। और यहाँ पर राइट इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन बीइंग इंटेरोगेटेड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गया है तो वहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई इंटेरोगेशन के लिए गया है तो यहाँ पर उसको ये राइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप यहाँ पर ये हमारे जो राइट है इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन की बात करी गई है। क्या बोला है? हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पर स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 लेकर आए थे, जिसमें बोला गया है कि 75% रिजर्वेशन रखा जाएगा लोकल्स के लिए, ताकि बाहर से जो आया हुआ व्यक्ति है वो यहाँ पर किसी भी तरह से
उसको रिजर्वेशन यहाँ पर ना मिले, उसको ज्यादा सुविधा यहाँ पर ना मिल सके। तो ये ध्यान रखना है कि 75% रिजर्वेशन की हमने बात करी है। उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट ऑफ पार्ट 3 द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश स्टेट ने भी 2019 में ये काम किया था। बेसिकली नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का काम नहीं करना है। फिर देन वी हैव अफर्मेटिव एक्शन की बात करी गई है। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? जो पॉजिटिव एक्शन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस में टू काउंटर द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रिजुडाइज अगेंस्ट इंडिविजुअल विथ सर्टेन आइडेंटिटीज लाइक ब्लैक, हिस्पैनिक एंड अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो उनके साथ यहाँ पर कुछ भेदभाव जो किया जाता था उसके तहत यहाँ पर इसे किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन एक सिस्टम है ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन के तहत रिजर्वेशन लाया गया है, जहां पर हम बोल रहे हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उसको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, सारी जगह हमने कुछ ना कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4 इसके अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा है जो 50% फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा नहीं बनना चाहिए। आपको इंदिरा साहनी जजमेंट अगर याद होगा कि ओबीसी, एससी और एसटी को अगर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देना भी है तो 50% से ऊपर नहीं देना है, ये बात की गई थी। फिर आता है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन किसके लिए बनाया गया? इसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया था। ये किस तरह ध्यान देता है? इट लुक इनटू द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द कंट्री। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है 2007 में, जिसके बेसिस पर शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कंप्लीटली डीलिंक किया गया है रिलीजन से और उसको एक अलग न्यूट्रल स्टेट का दर्जा दिया गया है। देन वी हैव आर्टिकल 355, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। कंटेन कौन से पार्ट में दिया है? देखिए ये पता होना चाहिए, इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस पार्ट से पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। पार्ट 18 में ये दिया हुआ है, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में यहाँ पर बात की गई है। फिर यहाँ पर और इसके अलावा क्या बोला गया है? इसमें बोलते हैं कि ड्यूटी ऑफ अ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन। तो हर एक स्टेट को आपको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसके तहत फिर आपको फर्दर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। आर्टिकल 352 चार के डिफरेंसेस से आप लोगों ने पढ़े होंगे। आर्टिकल 356, देन आर्टिकल 360, ये मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव अ राइट टू वॉक। पंजाब ने यहाँ पर पहला स्टेट बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है। राइट टू वॉक मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द रोड ओनिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग NHAI। तो मतलब आप फुटपाथ अगर आपको दिया गया, साइकिल ट्रैक दिया गया, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। दैट इज राइट टू वॉक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर की। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में आपने सुना होगा। कभी भी गवर्नमेंट को गिराना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाइए, तो यहाँ पर काम हो जाता है। हम और आप के लाने से नहीं होता है, वहां की जो पार्लियामेंट होती है या स्टेट लेजिस्लेटिव होती है वो लेकर आ सकती है। तो बेसिकली मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट ने यूनियन गवर्नमेंट ने फेस किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? एक लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन है, इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, जो अलाउ करता है ऑपोजिशन टू चैलेंज द गवर्नमेंट मेजोरिटी। गवर्नमेंट की मेजोरिटी को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर ऑपोजिशन लेकर आती है कि हमें गवर्नमेंट पर अब भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट जो हिसाब से काम करना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, तो इस वजह से हम नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लेकर आए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू रिजाइन। तो गवर्नमेंट को उसी दिन रिजाइन कर देना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज और पता होना चाहिए, जब हम मोशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, दैट कैन ओनली बी मूव्ड इन द लोकसभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है, केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं या रूल्स हैं जो हमको बिजनेस में दिए गए हैं, वो लोकसभा में ही हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 75(3) के तहत यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, ये आपको पता है।
इसके अंतर्गत आर्टिकल 164 का सब पार्ट 2 जो है वो कहीं ना कहीं हमको प्रोवाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो दोनों की बातें याद रखना है, एक तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं आर्टिकल 75(3) और उसके बाद हम यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं आर्टिकल 164 का सब पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पर इसका एक रूल 198 है जो कि हमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में दिया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन किस आर्टिकल के तहत आ सकता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। आपको पता है लॉ मेकर्स को कुछ प्रिविलेजेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जजेस की यहाँ पर बेंच बिठाई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको यहाँ पर हेड बनाया गया है। और यहाँ पर कंसिडरेशन रखा गया है 1998 का जो जजमेंट हुआ था पीवी नरसिम्हा राव केस का, उसको ध्यान में रख के। तो बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव केस का जो जजमेंट हुआ था वो एक बोल सकते हैं बैकड्रॉप है 1993 का झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस जो हुआ था उसके तहत। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक लीगल इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है जो कि लेजिस्लेचर के तहत की जाती है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट हो गया या हमारे गवर्नर हो गए, इनको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नहीं लेकर आ सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे इम्यूनिटी दी जाती है। तो वही बात करी गई है कि जो उनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो किसी किसी केस में जरूरी होता है कि हम उनको लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है। और बोला गया आर्टिकल 105 का सबसेक्शन 2 एंड 194 का सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वही होते हैं, इट रिफर्स टू द लीगल इम्यूनिटी दी जाती है जहां पर लेजिस्लेचर्स आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत उन्हें यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीज का उपयोग नहीं करता है, उससे बाहर चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। देन वी हैव एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स की हम बात कर लेते हैं। तो लोकसभा ने एक्सपेल किया है वन ऑफ इट्स मेंबर एक्यूज्ड ऑफ द एक्सेप्टिंग गिफ्ट और इलीगल ग्रेटिफिकेशन। देखिए लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनको गिफ्ट एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं होता है। एक उनका लेवल होता है कि कुछ डिसाइड कर दिया जाता है कि 5000 10,000 एक लिमिट है, उसके बाहर अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज इलीगल, तो वो इलीगल हो जाता है, इथिक्स के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए इसको उस जो भी व्यक्ति ने लिया हुआ है, जो भी मेंबर ने लिया हुआ है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है लोकसभा से। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी का एक टर्म यहाँ पर निकल के आया था। तो सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड टू पास द मोशन ऑफ एक्सपल्शन। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी को पास करना पड़ता है हर हाउस में। स्पेशल मेजोरिटी की बात, सिंपल मेजोरिटी क्या है 50% है ना, मतलब 50% से ज्यादा जितने लोगों ने उसमें वोट दे दिया है वो सिंपल मेजोरिटी में काउंट हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, मोशन यहाँ पर एक्सपल्शन में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इस समय पर बहुत देखने के लिए मिल रहा है। तो महाराष्ट्र के जो स्पीकर है उसने डिसमिस कर दिया ऑल द पिटीशन सीइंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्पीकर यहाँ पर पाया जाता है कि कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई है जो भी काम करने के लिए उसको दिया गया उसके तहत, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। किसके तहत आता है, 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड कौन करता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वो डिसाइड करेगा। लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहां का स्पीकर डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि मेंबर डिस्क्वालीफाई है कि नहीं। कब हो सकता है वो डिस्क्वालिफिकेशन, जब वो वॉलेंटरी गिव अप कर दे अपनी पार्टी की मेंबरशिप, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, आपने सुना ही होगा। इसके बाद आए राम गए राम वाला कंसेप्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वही इसमें चलता है। उसके बाद हो सकता है कि अपने जिस काम को करने के लिए आए थे उसके कॉन्ट्ररी जा रहे हो, तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी अगर बोल रही है कि नहीं हम इसमें सहमति देनी और आप उससे अलग चले गए, तो वो आपकी पार्ट से छिन जाएगी वहां पर सारी चीजें। तो यहाँ पर बोला गया कि 15 दिनों के अंदर यहाँ पर पार्टी को बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को आपको रखना है कि नहीं, और एंटी डिफेक्शन लॉ या डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, इस पे ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैंने एक वीडियो किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। देन वी हैव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये आप लोगों को पता है, मैंने शायद इसको इस तरह समझाया था। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट का होता है और 231 इसी को उलटफेर कर देंगे तो गवर्नर का होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऑर्डिनेंस जारी करने की क्षमता होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। तो यहाँ पर रिसेंट एनालिसिस ने बताया है कि जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस हैं
वो इशू बाय द प्रेसिडेंट 2019 के बाद से वो ड्रॉप हो गए। अब प्रेसिडेंट उतने ज्यादा ऑर्डिनेंस नहीं देता है। 2022 में फर्स्ट टाइम 59 ईयर्स में कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ है, ये पता होना चाहिए। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ही होती है। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो बेसिकली टेम्पररी लॉ होते हैं जो कि प्रेसिडेंट इशू करता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हमको इस चीज के लिए लॉ बनाना चाहिए, तो वो यहाँ पर बनाकर ले आते हैं। ठीक है। ऑर्डिनेंस कब खत्म होता है? सीजेस टू बी ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन, जब नेक्स्ट सेशन होगा उसके 6 वीक के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। देन वी हैव सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको पता है पार्लियामेंट ने 75 साल अपने कंप्लीट किए हैं, तो उसके जो सेक्रेटरीट है, इट हैज बीन कस्टोडियन ऑफ अ प्रोसीजर, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ अ 2 हाउसेस। बेसिकली आर्टिकल 98 के तहत बोला गया है कि हर हाउस में आपको एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बेसिकली लॉ मेकिंग अथॉरिटी होता है। लॉ को रेगुलेट करना, क्या कैसा काम कर रहा है, सारा कुछ निर्धारित करने का काम इन्हीं के हाथ में रहता है। आर्टिकल 187 ने बहुत सिमिलर प्रोविजन बनाए हैं सेक्रेटरीट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट भी देखने के लिए मिलता है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट भी देखने के लिए मिलता है। कब से ये एग्जिस्टेंस में आया? तो 1952 से। अब देखिए लोकसभा का सेक्रेटरीट और राज्यसभा का सेक्रेटरीट भी अलग अलग होता है। लोकसभा की सेक्रेटरीट में आपको पता है स्पीकर लोकसभा में होगा, राज्यसभा में चेयरमैन होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा जिसे हम सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे, दोनों में सेम चीज होगी। अब इनकी रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे तो आपको पता है राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोकसभा की बात करें तो जैसे ही भंग, हम कह सकते हैं कि हमारी लोकसभा भंग होगी तब उस समय पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जब भी ये टर्म मैंने बोला है तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी 30वीं एनिवर्सरी हुई है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पर डिवैल्यूएशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, 1992 में अमेंडमेंट एक्ट आया था और 1993 में ये सारी चीजें केम इनटू फोर्स हो गई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल्स ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ये आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ये 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ये 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज की, यूएलबीज की हम बात कर लेते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। एक नेशनल वर्कशॉप है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, किसके लिए? अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ताकि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हम यहाँ पर जनरेट कर सके। बेसिकली 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं। एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान लिया गया टू इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ MOHUA। ठीक है। यहाँ पर 6 हमने पायलट यूएलवीज बनाए हैं। कौन कौन से? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर एंड पुणे। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। अब पंचायत में यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंशन वाला एक्ट आ गया है। ये पेसा एक्ट आप लोगों ने सुना होगा, एक्सटेंशन ऑफ अ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो झारखंड ने ये इशू किया है इसका ड्राफ्ट। बेसिकली 1996 में एक एक्ट आया था जिसमें बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, इनका नाम याद रखना है आपको। और ये इनेक्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1996 में फॉर द ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए इंक्लूड किया गया था। और आपको पता है झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने के लिए खास तौर पर मिल जाती है, इसलिए उनके एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर इसको इशू किया गया है। ठीक है। किस पार्ट में आता है हम बात कर लेते हैं। तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया ऑफ अ 10 स्टेट्स अंडर आर्टिकल 244(1) में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। देन उसके बाद इसमें और कौन कौन से 10 स्टेट्स शामिल हैं तो वो पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और 5th शेड्यूल एरियाज भी इसमें एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। 8 स्टेट्स जो हैं एक्सेप्ट झारखंड एंड उड़ीसा, उनको फ्रेम और नोटिफाई करने के लिए स्टेट पेसा रूल यहाँ पर बनाया गया है। अब 5th और 6th शेड्यूल के बीच में देखिए डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, क्या होता है क्या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। मैंने शायद इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ाया था कि एक को आप ध्यान रख सकते हैं 80 mm से,
है ना। तो 6th शेड्यूल को 80 mm से ध्यान रख लेंगे। असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, और बाकी सारे इसमें आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज चर्चा में थी। तो पैनल ऑफ अ वाइस चेयरपर्सन, ये चर्चा में थी। तो ऑल वुमेन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा ने कॉन्स्टिट्यूट करी, उसके बारे में बताया गया है। और बोला है सेम पावर एज अ चेयरमैन इनको भी रहता है। फिर पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में बात करी गई है। स्पेशल सेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, वो भी कभी ना कभी हो जाते हैं। आर्टिकल 85 में बताया गया है कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। अगर वो नहीं मिल पाती है तो कुछ स्पेशल सेशन वो कर सकती है। इम्यूनिटी प्रेसिडेंट की मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इम्यूनिटी दी जाती है आर्टिकल 299 के तहत, ये आप लोगों को पता है। देन उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 299 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, ये ध्यान रखेंगे। स्टैट्यूटरी लॉ को ब्रेक नहीं करना है, वो बताया गया है। फिर रूल 176 एंड 267 एक बार देख लीजिएगा, इसमें किस बारे में बात करी गई, बिजनेस ओरिएंटेड बात है। एडजर्नमेंट मोशन आपको पता है कि लोकसभा में एक डेफिनेट मेंबर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन ले आते हैं, ये आपको पता होगा। देन उसके बाद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट आता है। सरपंच पति, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बहुत बार महिला की सीट होती है और उनके हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि हम शुरू से लड़ रहे हैं तो हम ही यहाँ के सरपंच रहेंगे, तो वैसा आपने सुना होगा ना, तो सरपंच पति उसको हम बोल देते हैं। देन उसके बाद कोटा ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात करी गई है, आर्टिकल 243 टी के पार्ट 6 के तहत, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी आपको अगले सेशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।